टीवीसी गपशप के इस एपिसोड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बहुत ख़ास टॉपिक है, एपिसोड भी बहुत स्पेशल है और एपिसोड है LGBTQIA पर। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं कि क्या है LGBTQIA। एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है जिसके बारे में बहुत लोग बहुत कम जानते हैं। तो आज हमारे बीच है सौविक साहा और आप हैं फाउंडर पीपल फॉर चेंज के, और जो एडोलेसेंट एंड चिल्ड्रन एंड यूथ के साथ काम करती है जमशेदपुर में और झारखंड में। और आप ऑल्सो है फाउंडर जमशेदपुर क्वियर सर्कल, जो एकमात्र स्पेस है LGBTQIA कम्युनिटी के लिए इन द स्टेट ऑफ झारखंड। सो वेलकम सौविक इन आवर शो। वेलकम इन टीवीसी गपशप। और ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल है इस समुदाय को लेके, बहुत स्टिग्मा भी है, बहुत कुछ है। तो आप पहला सवाल जो आपसे मैं करना चाहूँगी कि जो लोग भी सोचते हैं कि जेंडर और सेक्सुअलिटी, इसमें अंतर क्या है और क्या ये अंतर है कि नहीं है, वो आप हमें बताइए। बहुत अच्छा सवाल है अंतरा। आपने ये जो सवाल पूछा है, तो बहुत टाइम हम लोग जेंडर और सेक्सुअलिटी को इंटरचेंज करके समझते हैं, बट ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स है। तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर ये कंस्ट्रक्ट है, जेंडर एक सेट ऑफ बिहेवियर्स है, एटीट्यूड्स है, रोल्स है जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि एक लड़का या लड़की या मर्द और औरत वो परफॉर्म करे उसको, या जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है उसके रोल से। तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा। सेक्स क्या है? सेक्स या तो जो आप जब आप जन्म लेते हैं तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपका सेक्स डिफाइन होता है। तो सेक्स और जेंडर बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। एक को आप लैंगिकता कहते हैं और एक दूसरे को यौनता कहते हैं। और सेक्स और जेंडर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि सेक्स बायोलॉजिकल और कैरेक्टरिस्टिक्स से जो एक ह्यूमन बीइंग को डिफाइन करते हैं, ये सेट ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कभी कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं, और कभी कभी एक ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है जो दोनों को पोजेस कर सकते हैं, सिर्फ एक नहीं दोनों को पोजेस कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई कि जेंडर जो है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और सेक्स ज़्यादातर एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। अब सेक्सुअलिटी का मतलब क्या है? अगर हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो सेक्सुअलिटी एक व्यक्ति विशेष की, एक इंडिविजुअल का जो रोमांटिक या उसका जो इमोशनल या सेक्सुअल अट्रैक्शन या इन्वॉल्वमेंट है किसी के साथ, ये उसकी सेक्सुअलिटी को या सेक्सुअल ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। अब अगर हम ये तो मैंने कह दिया आपको सेक्सुअलिटी का मतलब, सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसमें एक फर्दर लेयर है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आप किससे प्रेम करते हैं, आपका ओरिएंटेशन किससे है। आप मर्द, औरत या किसी तृतीय लिंग के साथ आपको किस तरह के व्यक्ति से आपको प्रेम है, किस तरह से व्यक्ति से आपको आकर्षण होता है, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहते हैं। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन जैसे हम कैटेगराइज करते हैं हेट्रोसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल या पैनसेक्सुअल, इस तरह के टर्म्स में हम आइडेंटिफाई करते हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को समझते हैं। ओके, तो आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारा जन्म होता है तब हमें एक जेंडर या सेक्स दे दिया जाता है। जेंडर नहीं, सेक्स दे दिया जाता है, सेक्स असाइन किया जाता है, करेक्ट। तो अगर मेल जेनिटल्स है तो मेल है, या तो फीमेल जेनिटल्स है तो फीमेल है। तो आप कह रहे हैं कि वो जो हमारी सेक्सुअलिटी है, जो हमारा जो इंक्लिनेशन है, वो जेनिटल्स पे और जो हमारा बायोलॉजी है उस पर डिपेंड नहीं करता है। बिल्कुल नहीं करता है। अच्छा, बिल्कुल नहीं करता। तो ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। हमें लगता है कि अगर डॉक्टर ने लिख दिया है मेल या फीमेल तो वो मेल या फीमेल ही होगा। तो मेल या फीमेल वो बायोलॉजिकली हो सकता है, बिकॉज वो सिर्फ एक्सटर्नल जेनिटल से नहीं होता है। क्रोमोसोम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, तो उससे डिफाइन होता है कि एक व्यक्ति मेल या फीमेल है। पर आपको समझना पड़ेगा सेक्सुअल ओरिएंटेशन वो आपके जेंडर एट माने सेक्स असाइंड एट बर्थ के बियॉन्ड है। आपको प्रेम किसी से भी हो सकता है, अट्रैक्शन किसी से भी हो सकता है, वो ओरिएंटेशन है। अब आप ओरिएंटेशन और जेंडर फिर अलग शब्द है और अलग चीज़ें हैं। जेंडर वो है कि जेंडर जो सोसाइटी नॉर्मली एक्सपेक्ट करती है कि एक लड़का इस तरह का बिहेवियर रखेगा, इस तरह का एटीट्यूड होगा, तो वो जेंडर है। तो जेंडर इज टिपिकली अ सोशल कंस्ट्रक्ट जिसमें अगर हम उसको कहते हैं कि जैसे कि पेट्रियार्कल सेटअप में एक लड़के से या लड़की से जिस तरह का एक्सपेक्टेशन समाज रखता है कि वो कैसे बिहेव करेगा, किस तरह का एटीट्यूड होगा, वो कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे दिखेगा, कैसे चलेगा, किससे प्रेम करेगा, ये सारा कंस्ट्रक्ट जेंडर के कंस्ट्रक्ट में आता है। तो जेंडर सेक्सुअलिटी के बाद हम आते हैं जो टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है LGBTQIA+, अभी और भी जुड़ते जा रहे हैं। ये लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है कि पहले तो LGBT था, फिर Q हुआ, फिर जुड़ते जा रहा। तो आप अगर हमें बताएंगे कि व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दोज लेटर्स, ठीक है, वो लेटर L क्या स्टैंड करता है, व्हाट इज़ दैट, अगर आप कैसे लेस्बियन है, गे है, वो थोड़ा बताइए क्योंकि समाज में बहुत कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको बहुत साधारण वे से समझाता हूँ। तो LGBTQIA++, इसका क्या मतलब है? तो L अगर हम समझते हैं लेस्बियन मतलब एक औरत
एक औरत से प्रेम करती है रोमांटिकली और इमोशनली और सेक्सुअली अट्रैक्ट होती है, तो वो लेस्बियन हुआ, ठीक है। जहाँ पर सेकंड है गे। गे का मतलब है एक पुरुष जो कि असाइंड मेल एट बर्थ है, वो जब एक पुरुष से प्रेम करता है रोमांटिकली, इमोशनली और सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, तो वो उसको हम गे कहते हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब है कि एक व्यक्ति किसी भी जेंडर के साथ अट्रैक्ट हो सकता है, वो मेल, फीमेल या फिर बियॉन्ड मोर देन वन जेंडर्स के साथ अगर किसी की अट्रैक्शन है तो वो बाइसेक्सुअल कहलाता है या बाइसेक्सुअल की कैटेगरी में आ सकता है। इसके बाद हम करते हैं ट्रांसजेंडर। अब हमको ट्रांसजेंडर का मतलब अगर हम ये समझते हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति वो है जो अपने जो उसकी जिस जेंडर में वो पैदा हुआ है, इफ आई कैन टेल यू, ही इज बॉर्न अ मेल, अगर कोई मेल पैदा हुआ है बट वो आइडेंटिफाई नहीं करता है मेल से, तो वो कहते हैं उनको हम ट्रांसजेंडर व्यक्ति, या बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं जी करता, बॉडी से या उनसे जो एक्सपेक्टेड रोल्स है, क्योंकि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है तो वो आइडेंटिफाई नहीं करते अपने आप से, तो सिर्फ बॉडी से नहीं। अगर एक मेल है तो मेल के प्रति, तो मेल के लिए एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक सेट ऑफ ड्यूटीज, एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन समाज के है, तो वो उनसे आइडेंटिफाई नहीं करता है। अगर वो फीमेल बॉडी में जन्म लेता है या फीमेल असाइंड एट बर्थ है तो वो उनसे आइडेंटिफाई नहीं करता, तो उसके बियॉन्ड मतलब शी डज नॉट आइडेंटिफाई एज बीइंग अ फीमेल। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ट्रांसजेंडर कहलाते हैं, ठीक है। Okay. जो अपने जेंडर असाइंड एट बर्थ से आइडेंटिफाई नहीं करते। उसके बाद अगर हम ट्रांसजेंडर, अब ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ट्रांसजेंडर एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं। तो ट्रांसजेंडर में जैसे जेंडर डाइवर्स आते हैं, जेंडर वेरिएंट आते हैं, जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग आते हैं, बाइनरी आते हैं, जेंडर क्रिएटिव आते हैं जो कभी हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला में आते हैं। तो ट्रांसजेंडर एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो हम रास्ते में जिनको देखते हैं भीख मांगते हुए या फिर सिग्नल्स पे देखते हैं, या फिर हम जो किन्नर समुदाय या हिजरा समुदाय है उसको हम ट्रांसजेंडर से कंफ्यूज कर जाते हैं। दैट इज नॉट ओनली ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर इज अ मच बड़ा और वाइडर अम्ब्रेला। उसके बाद अगर हम कहते हैं, अब ट्रांसजेंडर में हम समझते हैं कि ट्रांसजेंडर में भी अलग अलग है, जैसे ट्रांस मैन है। अब ट्रांस मैन का मतलब है ये एक ऐसा व्यक्ति है, सपोज ट्रांस मैन एक जो फीमेल असाइंड एट बर्थ है बट वो अपने आप को फीमेल जेंडर से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो अगर कोई फीमेल बॉर्न है, बर्थ में उनको असाइंड हुआ है फीमेल, तो वो अगर फीमेल से आइडेंटिफाई नहीं करे तो वो ट्रांस मैन है। सिमिलरली उसी तरह ट्रांस वुमन है। अब ट्रांस वुमन का मतलब है जो एक मेल असाइंड एट बर्थ है, अगर वो अपने जेंडर से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और अपने आप को औरत समझते हैं तो वो ट्रांस वुमन हुआ। इसके बाद अगर हम आते हैं ट्रांससेक्सुअल समझते हैं। ट्रांससेक्सुअल का क्या मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर समाज, आप जिस सेक्स, जो भी सेक्स आपको एट बर्थ आइडेंटिफाई हुआ है, आप उस जेंडर से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी वो अर्ज इतना ज्यादा होता है, या फिर आप अपने असाइन जो आपका आइडियल बॉडी है, आपका जो आप जिसमें जन्मे हैं वो तो आपकी आइडियल बॉडी नहीं है। तो अब जो आइडियल बॉडी, आइडियल जेंडर पाने की चाहत इतनी ज़्यादा होती है कि आप कभी कभी एक प्रोसेस में आते हैं जहाँ पर आप अपना जेंडर चेंज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो ऐसे व्यक्ति जो इस इच्छा को बहुत प्रबल हो जाता है और जो इस प्रोसेस में आते हैं हम उन्हें ट्रांससेक्सुअल कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम समझे हिजड़ा, अब हिजड़ा हमको ये समझना पड़ेगा कि हिजड़ा इज अ कम्युनिटी, ये कम्युनिटी ऑफ, बहुत कंफ्यूजन है। हर कोई ट्रांसजेंडर है कि हिजरा है, किन्नर है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है। हिजरा जो ये हिजरा एक कम्युनिटी यूजुअली ऑफ ट्रांसजेंडर्स होता है, बट ये एक पर्टिकुलर समुदाय है। जैसे एक प्रैक्टिस होता है, एक ऑर्डर है, तो हिजरा समुदाय है, एक पर्टिकुलर समुदाय है जिसमें ज्यादातर ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, बट नेसेसरली सारे ट्रांसजेंडर नहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, ये भी समझना जरूरी है। तो हिजरा एक कम्युनिटी है, इनके अपने इनका अपना एक सोशल ऑर्डर है, अपने रूल्स है, उसमें एक गुरु को मानना पड़ता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहना पड़ता है, पर्टिकुलर ट्रेड्स करते हैं। तो हिजड़ा समुदाय है, तो सारा ट्रांसजेंडर हिजड़ा समुदाय में नहीं है, बट ये हो सकता है कि एंड हिजड़ा इज नॉट इक्वल टू ट्रांसजेंडर्स। ये बात समझना पड़ेगा। तो कम्युनिटी का पार्ट होता है जिसको हिजड़ा, हाँ, वो एक कम्युनिटी अलग से है जो एक पर्टिकुलर तरह का प्रैक्टिस में है ना, तो ये समझना जरूरी। उसके बाद अगर हम LGBT क्वेयर का मतलब ऐसे लोग हैं, बिकॉज अब मैंने कहा कि जेंडर जो है एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट है, तो उसके कंस्ट्रक्ट के क्या होता है कि क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्ट है तो उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो क्वेयर ऐसे लोग होते हैं जो उन एक्सपेक्टेशंस को खारिज करते हैं।
तो वो बार बार उन एक्सपेक्टेशंस को खारिज करते हैं। तो जो सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करता है कि उनके उसके विरुद्ध रोल्स, जाते हैं वो, हाँ। विरुद्ध नहीं, बिकॉज उनका नेचुरल इंक्लिनेशन होता है कि वो मानते नहीं उनको। तो उस बाइनरी के बियॉन्ड जाते हैं, उस बाइनरी को मानते नहीं, उन रोल्स को नहीं मानते, उन रोल्स को डिफाइन करते हैं, वो क्वेयर है। अब क्यू का एक और है क्वेश्चनिंग मतलब यूजुअली ऐसे लोग होते हैं जो अभी भी खोज रहे हैं, वो अभी तक अपनी आइडियल, अभी अपने जेंडर की तलाश कर रहे हैं, जेंडर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन तक अभी पहुंचे नहीं हैं। तो जो लोग इन सवालों में घिरे हैं और अलग अलग तरह से अपने आप को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हम क्वेश्चनिंग कह सकते हैं। अब आई का मतलब है इंटरसेक्स। अब इंटरसेक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरसेक्स में क्या होता है कि एक ऐसे लोग हैं इंटरसेक्स, तो जिनकी इट्स नॉट अ जेंडर आइडेंटिटी, पहले एक जेंडर आइडेंटिटी नहीं है, जिसमें ऐसे लोग जिनमें एक से ज़्यादा जेंडर के एनाटॉमिकल और हार्मोनल और क्रोमोसोमल वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो उनमें कभी कभी ये देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति में कहीं पर आपके फीमेल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है या मेल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, तो हम इंटरसेक्स को उस तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद ए होता है एसेक्सुअल लोग वो लोग होते हैं जिनको प्राइमरी इंटरेस्ट, ये नहीं कि, या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी इंटरेस्ट या वेरिंग डिग्री ऑफ इंटरेस्ट होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में। तो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप से जो चाह होती है वो हमेशा सेक्सुअल नहीं होती है, तो वेरिंग डिग्री ऑफ, इस पर इसका ये मतलब नहीं है कि एसेक्सुअल लोग बिल्कुल सेक्स में रुचि नहीं रखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बट उनका जो एक रिलेशनशिप से जो प्राइमरी चाहत होती है वो वेरी करता है, सेक्सुअल उनका जो अर्ज होता है या नीड होता है वो वेरी करता है। अब हम प्लस क्यों कहते हैं? क्योंकि जेंडर जो है वो फ्लूइड है और वो बाइनरी में नहीं है। जेंडर बाइनरी में बंधा हुआ नहीं है, जेंडरी मेल या फीमेल के दायरे में नहीं बंधा है, वो बियॉन्ड दैट है। तो हर व्यक्ति जब अपने आप को खोज रहा है या अपने बारे में उनको नई चीज़ें पता चल रही हैं और उसका भाषा उसको जब मिलता जा रहा है, क्योंकि ये भी इवॉल्विंग है ना, LGBTQIHA++, तो जब उनको उसकी भाषा मिलती है या अपने आप को परिभाषित कर पाते हैं तो प्लस में जुड़ते रहते हैं। अच्छा। इसीलिए कम्युनिटी को समझने के लिए इन्होंने प्लस रखा हुआ है, क्योंकि इट इज एवर इवॉल्विंग, वो अभी तक एक जगह आके स्थिर नहीं हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं थोड़ा सा आपको ये समझा पाया कि LGBTQI क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर दिन प्लस जुड़ता जा रहा है और हमें पता नहीं है प्लस जुड़ना बहुत जरूरी है, इंक्लूजन के लिए जरूरी है। अच्छा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझे कि सारे लोगों के लिए स्थान है, सब तरह के जेंडर और सेक्सुअलिटी के लिए स्थान है, और लोग खोज रहे हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया, जिनको भाषा मिल गया है तो वो तो समझ पा रहे हैं कि हम अपने आप को इस तरह से डिफाइन कर पा रहे हैं, पर जो अपने आप को डिफाइन नहीं कर पा रहे, अगर या फिर इन डेफिनेशंस में नहीं बैठते हैं, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड हेंस प्लस। तो आपने इंक्लूसिविटी की बात की, इंक्लूजन की बात की, लेकिन अगर देखा जाए तो समाज में आज भी बहुत स्टिग्मा है कहीं ना कहीं। मुझे पर्सनली लगता, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि ट्रांसजेंडर्स को तो फिर भी एक तरह का एक्सेप्टेंस है, क्योंकि हमारे बहुत पुराने हैं, लोग देखते आ रहे हैं। बट ये जो LGB है, फिर आगे के जो क्वियर है, लोग उन्हें एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होती है आज भी। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो शायद कंडीशनिंग ही है उनकी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसमें जी रहे हैं। तो स्टिग्मा भी बहुत है और एक्सेप्टेंस बहुत नहीं है अभी भी सोसाइटी में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो कहा ये तो बिल्कुल है कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या LGBTQ कम्युनिटी के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत चरम सीमा पे है। लोग एक तो लोग अपने से अलग कुछ भी शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या कभी उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। तो अब इसका उपाय क्या है? एक तो ये समझना पड़ेगा कि ये है और ये विविध है, ये है, इट्स देयर, और अब हमें अगर एक्सेप्ट करना है तो हमें अपने आप को एडुकेट करना पड़ेगा और अवेयर होना पड़ेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कभी लैक ऑफ एक्सेप्टेंस इसलिए भी आता है कि लोग अवेयर नहीं हैं। न हम इसके बारे में स्कूलों में बात करते हैं, न अपने घरों में बात करते हैं। हम तो घरों में सेक्स के बारे में बात करने से डरते हैं। सेक्स भी आज टैबू है ना। सेक्स भी टैबू है। जहाँ सेक्स टैबू है वहाँ ओरिएंटेशन की बात करें, सेक्सुअलिटी की बात कर सकते हैं, जेंडर की बात कर रहे हैं, तो वो तो बहुत दूर की बात है। बट ये ज़रूरी है बात कर पाना, बिकॉज हर व्यक्ति के लिए व्हेन यू टॉक अबाउट इंक्लूजन, हर स्पेस में हर व्यक्ति के लिए जगह है, और ये जगह हमें एज अ सोसाइटी बनाने की ज़रूरत है।
और ये तभी शुरू होगा जब हम खुद इंटरेस्ट ले और हमारे जो हमारा स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जैसे कि स्कूल्स हुए, कॉलेजेस हुए, हमारा करिकुलम हुआ, इसमें ये बातें आम आने लगे और लोग ज़्यादा अवेयर हो, बातचीत करने लगे। और इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है कि मीडिया किस तरह से काम कर रहा है, मीडिया किस तरह की स्टोरीज बाहर लेकर जा रहा है। तो ज़रूरी है चेंज करना, बट बिल्कुल सही है कि डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है अभी भी। एक कठिन सवाल कर रही हूँ, हो सकता है आपको खराब लगे, तो इसीलिए मैं पहले बोल रही हूँ। लोग बोलते हैं ये अननेचुरल है, तो जैसे कि हम लोग एक्सेप्ट कर चुके कि हाँ ये है, तो हम डिबेट करते हैं कि है तो अननेचुरल नहीं हो सकता। तो लेकिन बहुत ऐसी, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बाहर विदेशों में भी लोग बोलते हैं अननेचुरल है, मानसिक बीमारी है। तो उस पर आप लोग कैसे एज अ कम्युनिटी रिस्पॉन्ड करते हैं? देखिए, हमारा काम, जमशेदपुर क्वेयर सर्कल जो काम करती है वो LGBTQ यंग पीपल और LGBTQ कम्युनिटी के साथ झारखंड भर में काम करती है। तो हम शायद एक एकमात्र स्पेस है जहाँ पर लोग युवा आके खुलते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, अपने चॉइसेस के बारे में बात करते हैं, अपनी ओरिएंटेशन और जेंडर के बारे में बात करते हैं। हम ये कैसे करते हैं? हम डायलॉग्स करते हैं, है ना। तो अननेचुरल, सबसे पहले ये नेचुरल अननेचुरल कुछ भी नहीं है, ये वर्ड भी गलत है, कोई स्ट्रेट है और बाकी सब तो झुके नहीं है ना, बेंट नहीं है। सबसे पहले ये बात समझना है कि अननेचुरल तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज सेक्सुअलिटी, सेक्स और जेंडर बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। दोनों को हम सेम, जैसे हमने पहले कहा ना, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर, और जहाँ सोशल कंस्ट्रक्ट है मतलब वहाँ पर नेचुरलनेस कुछ नहीं है। किसी ने बनाया है, किसी ने कहा है कि सही है, और अगर किसी ने कह दिया है तो वो तो सही नहीं हो सकता है, और वो चला आ रहा है। तो जो चला आ रहा है वो हमेशा सही नहीं हो सकता है। अभी सती प्रथा भी बहुत सालों चला, लेकिन वो सही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये नालसा जजमेंट दिया था, उसमें बहुत क्लियरली कह दिया था कि जेंडर फ्लूइड है ना। नालसा एवर इवॉल्विंग हो सकता है, फ्लूइड, मैं कहता हूँ फ्लूइड मतलब चेंज होते रहता है। अच्छा। एक व्यक्ति अपने आप को, मैंने कहा था ना, क्वेश्चनिंग है, या व्यक्ति अपने आप को समझ रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जब हमारा एक लीगल फ्रेमवर्क बना, जब ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया, जहाँ पर ट्रांसजेंडर जो समुदाय है या कम्युनिटी है उसके राइट्स के लिए एक्ट बना, तो ये लॉ में भी है। और आपको ये मानना, अभी भी अगर आप देखें कि ये नेचुरल या अननेचुरल की बात करें, सरकार भी अब सब जगह जेंडर में थर्ड जेंडर है। सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, वेरी पॉजिटिव स्टेप, बट हम बहुत आगे पहुंचे हैं, बट हमें बहुत आगे और जाना है। जहाँ थे वहां से बहुत आगे आए हैं, बट अभी बहुत दूर जाना है। स्टार्ट भी लेट किया शायद। हम तो कहेंगे कि बिल्कुल स्टार्ट लेट किया, और वर्ल्ड ने ये समझने में लेट किया है, बट दिस वाज ऑलवेज देयर। ये कभी अचानक से कहीं आया नहीं है, अब डिस्कस होने लगा है, और बहुत अहम है। जमशेदपुर में भी बहुत, जैसे हम जो काम करते हैं, हम देखते हैं कि स्कूलों में ये चर्चाएं शुरू हुई हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हमारे यहाँ कुछ कॉर्पोरेट्स हैं जो LGBTQ समुदाय को इंक्लूड भी करने लगे हैं वर्क स्पेसेस में, बट अगेन रूट कॉज है कि सिर्फ इंक्लूजन वैसे नहीं आएगा। इंक्लूजन दिल से आएगा, और दिल से तब आएगा जब आपकी समझ बनेगी, और समझ तब बनेगी जब आप इसके बारे में बातचीत करोगे, जब आप सेशंस अटेंड करोगे, जब आप कुछ अपने ऐसे दोस्त बनाओगे LGBTQ समुदाय के साथ। बट ये अवेयरनेस का जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, और लोग जानते नहीं, जैसे आपने पहले ही कहा कि लोगों को पता नहीं है, तो अगर पता चले तो, अभी क्योंकि पता नहीं है तो सारे मिथ्स बने हुए हैं, सारी जो अवधारणाएं बनी हुई है इस आधार पे बनी हुई है जो उन्होंने कहीं सुना है, और ये सारी अवधारणाएं सच नहीं है। तो उसके लिए आपको, मुझे लगता है, ज़्यादा शिक्षा, ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत है, और सरकारी तौर पे या एज अ सोसाइटी भी हमें अलग अलग स्पेसेस में LGBTQ समुदाय को लेकर जो डिफरेंस, जो मिथ्स है, उसको तोड़ना है, और वो तोड़ना ऐसे है कि सही जगह से सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाए। तो सौविक, आपने बहुत सारी बातें कही, तो हमने ये भी समझा सेक्सुअलिटी और जेंडर, लेकिन लॉ में इसके क्या प्रोविजंस है, और एक LGBTQIA जो कम्युनिटी है वो अपने लॉ को कैसे, अपने राइट्स को कैसे सेफगार्ड कर सकता है, ये थोड़ा हमें बताइए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपने पूछा। तो मैं एक बहुत हिस्टोरिकल जजमेंट की बात कर रहा हूँ, जो है नालसा जजमेंट जो आया था 2014 में, जिसने ट्रांसजेंडर पर्सन को थर्ड जेंडर में रिकॉग्नाइज किया, और उनके जो संवैधानिक हक है उनको स्पेस दिया, जिससे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आपको उनको एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज़ देने हैं, आपको उनको जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ देने हैं। अभी जो बहुत सारा काम होने भी लगा है, आई थिंक वो बिकॉज ऑफ द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट होने लगा, और ऑल्सो बिकॉज की गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट लेने लगे हैं, कॉर्पोरेट्स को पता है कि इंक्लूजन इज द की। तो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों का हकों का रक्षा करता है। और अगर हम इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये बहुत अभी
लंबा प्रोसेस है और अभी तक हुआ नहीं है। कुछ स्टेट्स आगे हैं, कुछ स्टेट बहुत पीछे हैं, तो कुछ क्या स्टेट्स ये तो स्टेट शुरू पे ही। डिपेंड करता है कि वो एक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्ट बन चुका है, अब एक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये तो सरकार ने एक्ट तो बना दिया और कह दिया है कि ये प्रावधान है और इनको ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। और जो एक ट्रांसजेंडर बोर्ड है, हर स्टेट में एक ट्रांसजेंडर बोर्ड बैठता है, नेशनल ट्रांसजेंडर बोर्ड है, तो वो देखता है कि ये प्रोविजंस ऑफ द एक्ट कैसे, बट वो अगेन स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो स्टेट गवर्नमेंट उसको कैसे इंप्लीमेंट कर पाता है। जैसे झारखंड में ट्रांसजेंडर बोर्ड नहीं है और ट्रांसजेंडर बोर्ड का अभाव है। कुछ स्टेट्स इसमें बहुत आगे हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर्स के, कौन से स्टेट्स आप थोड़ा जैसे छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा काम किया है, महाराष्ट्र भी अच्छा काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया है ट्रांसजेंडर्स को लेकर। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं इनको इम्प्लीमेंट, जैसे उनको हाउसिंग देना, नौकरियों से जोड़ना, है ना, ट्रांसजेंडर्स की विजिबिलिटी पे बहुत सारा काम किया है। तो और हमारे स्टेट में सैडली अभी तक उतना काम नहीं हो पाया है। बट आप कह रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए लॉ बना है, तो बाकी जो इंक्लूसिविटी की बात अभी कर रहे हैं वो कहाँ है? अभी नहीं बना है। तो अभी ये तो जो लोग अपने आप को एज ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें एक प्रावधान भी है कि आप एक टीजी कार्ड बना सकते हैं। अच्छा। एक ट्रांसजेंडर कार्ड है जो आप बना सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांसजेंडर कार्ड होता है तो आपको जो सुविधाएं सरकार देती है ट्रांसजेंडर्स को, वो उस कार्ड के माध्यम से आपको मिल सकता है। लेकिन अगर कोई लेस्बियन या गे है और होमोसेक्सुअल, बाकी जो लोग हैं वो भी है, तो वो अपने हक के लिए तो क्या रिजॉर्ट करेंगे? तो ये समझना जरूरी है कि बाकियों के लिए संवैधानिक हक है। अच्छा। ये पूरे एज अ ह्यूमन बीइंग या हम एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमारे पास जो हक है वो सबके लिए बराबर है, वो सब लागू होता है। वो सब लागू तो होता है। क्योंकि इन पे भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है, अगर पता भी चल जाए, इसीलिए लोग बताते भी नहीं है। वो जो मेंटल टॉर्चर होता है तो वो बताते नहीं। तो अपने हक के लिए वो कहाँ जाए? या अगर किसी को, जैसे अगर मुझे किसी फ्रेंड को हेल्प करना है तो मैं कहाँ जाऊँ? अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वर्क प्लेस ही, अगर ट्रांसजेंडर है तो फिर आपके पास एक्ट है, मगर अगर आप LGBTQ कम्युनिटी से है तो सैडली अभी तक लीगल प्रोविजंस ऐसे कुछ स्पेशल अलग से प्रोविजंस नहीं। जैसे मैरिज, अभी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चल रहा है सेम सेक्स मैरिज पे, तो मैरिज आपको अडॉप्शन नहीं अलाउड है, आप मैरिज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ प्रावधान जो जनरली हेटेरोसेक्सुअल्स को आम मिल जाते हैं, तो ये भी समझना पड़ेगा कि संवैधानिक ढांचे में भी इनके साथ भेदभाव हो रहा है। अच्छा। तो अभी नहीं है, बट होपफुली अगर हम इसको आगे बढ़ेंगे तो माने आई एम होपिंग कि एज टाइम गोज जो कुछ बहुत क्रिटिकल हक है, जैसे अडॉप्शन राइट्स, इनहेरिटेंस राइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये सबके लिए समान तरह से आ जाए। बट अभी अगर आपका फ्रेंड, जैसे आप कह रही हैं, अगर वो लेस्बियन या गे आइडेंटिफाई करता है तो उसको सेम हक जो संवैधानिक हक है वो है, बट डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। और लोग इसलिए भी नहीं बोलते हैं क्योंकि न पुलिस सिस्टम्स अवेयर नहीं है, लीगल सिस्टम्स अभी तक अवेयर नहीं है। इनफैक्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत तक ये नहीं समझ पाते हैं। मैं आने ही वाली थी उस पे कि पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट, ये सब कहाँ कैसे रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल चैलेंजेस बहुत हैं। तो इनका सबसे बड़ा रोल तो शायद गवर्नमेंट का है, बिकॉज अब एक्ट तो है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंसिटिविटी बनानी पड़ेगी। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि सेंसिटिविटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है जो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, पुलिस को बहुत समय वो ट्रेन नहीं होते हैं कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या है, कैसे उनको डील करना है, बिकॉज एक्ट में लिखा हुआ है सारे प्रावधान, तो उनके लिए है। बट बाकियों के लिए आई थिंक जेंडर और सेक्सुअलिटी की जो समझ है वो हमारे सरकारी ऑफिसर्स को, लोकल गवर्नमेंट में सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है कि ये समझ सके कि संविधान सबके लिए बराबर है और लैंगिकता और यौनता दो अलग चीजें हैं और नथिंग इज अननेचुरल, सबके हक बराबर है। ये सेंसिटाइजेशन हम करते हैं, हम चाहते हैं कि हम हैं। जमशेदपुर क्वेयर सर्कल ऑलवेज अवेलेबल है, अगर हमें सरकार में मौका मिलता है, हम ये एडवोकेट भी करते हैं सरकार के साथ, या स्कूल्स में या कॉर्पोरेट्स में, हम कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, हम स्कूल सिस्टम्स में काम करते हैं, बट डेफिनेटली पुलिस में, पुलिस विभाग में, पुलिस कर्मियों के साथ या सरकार में, लोकल गवर्नमेंट के साथ हम ऑलवेज रेडी हैं ये सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स करने के लिए और ये बताने के लिए भी, क्योंकि अगर आप कि कैसे वो हम जैसी संस्थाओं का जो LGBTQ समुदाय के साथ बहुत एक्टिवली काम करती है, उनको भी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उसके हक का हनन हो रहा है, अगर उसके राइट्स का हनन हो रहा है, तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल सिस्टम्स और पुलिस को सामने आना पड़ेगा। तो रियलिटी अभी ये है कि सेंसिटाइज नहीं है, बहुत जगह अभी भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन है और ये तभी खत्म होगा जब इंटेंट सही हो। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये इंटेंट बनाना पड़ेगा कि एक्ट के बियॉन्ड भी और लोग हैं।
ट्रांसजेंडर एक्ट के बियॉन्ड भी स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। ये स्पेक्ट्रम सिर्फ ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला तक लिमिटेड नहीं है, एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो उस स्पेक्ट्रम को समझने की जिम्मेदारी तो सरकार को खुद ही लेनी पड़ेगी। अभी बहुत सारा काम कर रही है, बट आई थिंक बहुत आगे हमें और जाना है, तो संघर्ष जारी रहे। तो आप ये तो हो गई सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की बात, क्योंकि आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारे यहाँ टाटा स्टील जैसे कंपनी ट्रांसजेंडर्स को भी अभी नौकरी देने लगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। बट फिर भी कहीं ना कहीं कॉरपोरेट में, अदर देन दोज हु आर नॉट एम्प्लॉइंग ट्रांसजेंडर्स, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? मतलब वो स्पेस कॉरपोरेट में जहाँ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ पर लोग ले रहे हैं वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जी, ये भी बात सही है। तो डिस्क्रिमिनेशन, नौकरी देने से डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हो जाता है। अगर आप किसी को ले रहे हैं तो आपका जिम्मेदारी ये भी बनता है कि आप उसको प्रोटेक्ट स्पेस को सेफ बनाएं, कि वो व्यक्ति जो आया है, जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है, जिसको ऑलरेडी बहुत डिस्क्रिमिनेटेड है अपनी जेंडर आइडेंटिटी के कारण, उसमें अगर इंटरसेक्शनैलिटीज की अगर आप बात करें कि अगर वो आप अपने उसके इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ कास्ट, एथनिसिटी और जेंडर देखें, वो एक और लेवल है। तो उसको सिर्फ नौकरी दे देने से आपका काम खत्म नहीं होता। तो आपको स्पेस सेफ बना, इसके लिए आपकी जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसकी रिगरस ट्रेनिंग, आपके पॉलिसीज में चेंज, आपके स्ट्रक्चर्स में चेंज, आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज, whole lot of work for any corporate house. But I think if the intent, and like you said, Tata Steel, yes, Tata Steel is very well intended, and बहुत सारी कंपनीज जो है अभी जो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पे बहुत काम कर रही है और लोगों को ले रही है, बट ये समझ बनाने की जरूरत है, नौकरी देने तक नहीं, वो तो पहला धाप है। किसी को नौकरी दे देना वो फर्स्ट स्टेप है। उसके बियॉन्ड उस व्यक्ति को उस सिस्टम में इंटीग्रेट करना, तो उसके लिए जो बाकी लोग हैं सिस्टम में, उनके साथ भी काम करने की जरूरत है। आपके पॉलिसीज में वो आना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स में आना पड़ेगा। और जो लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको मैं कहूंगा कि आपको इट्स हाई टाइम कि आप ये समझें कि ये डिस्क्रिमिनेशन, जब आप यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें हम कहते हैं कि हम एसडीजी पे, सारे लोग एसडीजी पे काम कर रहे हैं, ऑल द फ्रेमवर्क इज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एसडीजी। एसडीजी ये साफ साफ कहता है नो वन लेफ्ट बिहाइंड। सतत विकास लक्ष्य ये बिल्कुल सफाई से कहता है, सतत विकास लक्ष्य 2030 तक, जो हम अभी तक सारे लोग उस तरफ काम कर रहे हैं, उसी के अम्ब्रेला में काम कर रहे हैं कि कोई भी पीछे ना छूट जाए। तो इस कोई भी पीछे ना छूट जाए में इंक्लूजन में सब तरह के लोग आते हैं। ऐसे लोग जो अलग, जो नॉर्मल जेंडर स्टीरियोटाइप से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, जो नॉन बाइनरी है, जिसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन शायद आपसे मैच नहीं करता हो, या आप जो सही समझते हैं उससे मैच ना करता हो, बट देयर इज स्पेस फॉर एवरीबडी। और लोगों को, कंपनीज को ये प्रोएक्टिवली स्टेप्स लेना पड़ेगा कि ये, बिकॉज अगर आप कहते हैं ये अफर्मेटिव एक्शन का एक पार्ट है। अफर्मेटिव एक्शन अभी तक हम देखते थे कि कास्ट के ऊपर या एथनिसिटी के ऊपर ही ज्यादातर हम मार्जिनलाइजेशन को समझते हैं, पर जेंडर मार्जिनलाइजेशन एक बहुत अहम मुद्दा है जो कंपनीज को समझना और उसको स्टेप्स लेना जरूरी है। जमशेदपुर इस तरह से बहुत अच्छा है, बिकॉज टाटा स्टील हैज टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स, और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज भी इनिशिएटिव ले रही है, बट देयर आर मोर कंपनीज बियॉन्ड टाटा। कॉर्पोरेट तो बहुत बड़ा स्पेस है। तो नौकरियां जरूरी है, बिकॉज ये कम्युनिटी को पढ़ने का मौका तो मिलता नहीं है। तो अगर जब लोग पूछते हैं भीख क्यों मांग रहे हैं, तो भीख नहीं मांगे तो और क्या करें? जब वो स्कूल स्पेस में है जहां पर इतनी बुलिंग हुई है कि उसको 5वीं या 6वीं में स्कूल छोड़ देना पड़ा है, माता पिता ने घर से निकाल दिया है, तो वो बच्चा जाए कहाँ? अल्टीमेटली वो सड़क पे आता है, और होमलेसनेस आपकी वल्नरेबिलिटी को 10 गुना बढ़ा देता है। तो जब आप होमलेस होते हो, तब एक ऐसी कम्युनिटी में जो आपके सामने सहारा मिलता है वो है मोटा मोटा हिजरा कम्युनिटी। अगर आप हिजरा कम्युनिटी में जाते हो तो फिर आप या तो आप सिग्नल पे मांगते हो, या बधाई में जाते हो, या आप ट्रेन में मांगते हो। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमें अलग अलग लेवल्स पे इसको एड्रेस करना पड़ेगा। स्कूली शिक्षा में एड्रेस करना पड़ेगा, पेरेंट्स के साथ काम करने की जरूरत है। ये उन पे दोष नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं। ये बहुत आम है, कहते हैं अरे अब तो आपको नौकरियां मिलने लगी। नहीं, नौकरियां सबको नहीं मिल रही हैं। वो एक 1/10 भी फ्रैक्शन नहीं है जिनको नौकरियां मिल रही। इसीलिए हमें जरूरत है, कॉर्पोरेट्स को जरूरत है, सरकार को जरूरत है कि इस पे बातचीत करे, स्पेस को खोले, जिससे कि ट्रांसजेंडर LGBTQI समुदाय को आप जो उनके हक हैं, जो संवैधानिक हक है, उनको उन्हें दीजिए। वो आपसे अलग से कोई हक नहीं मांग रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन की आपने बात कही, तो मैं अगर कहूँ एज अ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, मीडिया में भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। जब वो लिखते हैं, कोई भी रिपोर्टिंग करते हैं, ट्रांसजेंडर्स पे हो या LGBTQIA में हो, तो बहुत ख़राब शब्दों का भी चयन करते हैं वो। तो अभी जो हमने वर्कशॉप अटेंड किया, वहाँ पे मुझे पता तो था, लेकिन उसमें और मुझे ख़राब लगने लगा कि मेरे ही समुदाय है जो ऐसे ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करती है। तो मीडिया सेंसिटाइजेशन, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ये आप भी मानेंगे, तो मीडिया सेंसिटाइजेशन कितना जागरूक बना सकता है रिपोर्टर्स को और द फ्रेटर्निटी को?
आई थिंक मीडिया तो एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। आई थिंक मीडिया इज अ सेपरेट पिलर जो सबसे ज़्यादा मजबूती दे सकता है। मीडिया का सेंसिटाइज होना और मीडिया को सही भाषा लिखना और सही तरह से रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां पर कि हम कहानियां बाहर ले जाते हैं, और अगर मीडिया सेंसिटाइज हो जाए तो ये जो मार्जिनलाइजेशन की, डिस्क्रिमिनेशन की कहानियां हैं, अगर वो बाहर तक ले जाए तो लोगों को पता चले। तो मीडिया का रोल मुझे लगता है सबसे अहम है, और इसीलिए मीडिया के साथ काम करना और मीडिया का जागरूक होना और सेंसिटाइज होना, सिर्फ जागरूक होना नहीं बट सेंसिटाइज होना, कि जब वो रिपोर्टिंग करती है तो वो सही वर्ड्स का चयन करे, बिकॉज ये शब्द अलग है ना। तो अगर कोई अपने आप को ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो असाइंड एट बर्थ मेल है पर वो अपने आप को अगर औरत मानता है और शी कहता है, तो आपको उसे शी कहना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से नहीं लिखें। और जो शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो लिखते हैं उससे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और उनको लगता है ये सही है। तो समाज के जैसे मीडिया में भी बहुत बायसेस हैं, लेकिन वो बायसेस को थोड़ा बहुत, मैं नहीं कहूँगी पूरा ही गायब हो जाता होगा, लेकिन वो बायसेस से ऊपर भी उठ के जब रिपोर्ट करते हैं तो आप अपना ओपिनियन मैटर नहीं करता है, यू जस्ट रिपोर्ट एन इंसिडेंट। लेकिन ऐसे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं इस कम्युनिटी की जो तोड़ मरोड़ के कुछ अच्छा अलग ही शेप ले लेता है। तो क्या आपको लगता है कि जब मीडिया सेंसिटाइजेशन की बात है तो न्यूज़ रूम्स को ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है? मुझे लगता है बिल्कुल ज़रूरत है। बाय मीडिया आई मीन द एंटायर गैमेट ऑफ मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे विजुअल मीडिया हो। आई थिंक हर व्यक्ति को अगर ये सेंसिटिविटी आए, सेंसिटिविटी का मतलब सिर्फ ये भी समझ आए कि ये कम्युनिटी है क्या, ये स्पेक्ट्रम क्या है, और इस स्पेक्ट्रम के अलग अलग चैलेंजेस क्या है, और ये एम्पैथी बिल्ड हो, ये अवेयरनेस, ये एम्पैथी बिल्ड हो, तो आई थिंक ये जो कहानियाँ हैं ये ज़्यादा बेहतर। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मीडिया बिल्कुल रिपोर्ट अच्छा से नहीं करती, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत पॉजिटिव स्टोरी, सही स्टोरीज। आई थिंक ह्यूमन स्टोरीज को सही तरह से रिपोर्ट, और जहां मीडिया ने अच्छा रिपोर्टिंग किया है वहां उसके फल भी बहुत सामने आए हैं। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का ही कहता हूं, क्योंकि वहां पर क्योंकि सरकार बहुत इंटरेस्टेड है। छत्तीसगढ़ को एक आइडियल मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हम थोड़ा सा काम करते, तो मैं कहता हूं कि उसके बारे में मुझे ज्यादा पता है, इसलिए नहीं कि वो आइडियल है, पर मुझे ज्यादा पता है उसके बारे में। तो वहां पर भी जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा करती है, तो फोकस में भी है। तो मीडिया को सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं करना बट इन कहानियों को फोकस देना, इस समुदाय को फोकस देना। क्योंकि आप उस स्टेट की बात करें, अगर वैसा होता है छत्तीसगढ़ में, तो क्या वहाँ के न्यूज रूम्स ने कुछ अलग किया है जो शायद यहाँ पे नहीं हुआ हो? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बट मुझे लगता है कि ट्रेनिंग तो जरूर, इससे आप एक ट्रेनिंग से आई है, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे शहर में या हमारे स्टेट में मीडिया की जेंडर सेंसिटिविटी पे ट्रेनिंग हो, ये जो जेंडर स्पेक्ट्रम है इस पे ट्रेनिंग हो, LGBTQ समुदाय की रिपोर्टिंग पे ट्रेनिंग हो। अगेन हम वो ट्रेनिंग करने के लिए भी फिर राजी हैं। पीपल फॉर चेंज एंड क्विज सर्कल इज रेडी टू यस वी वुड लव टू डू द ट्रेनिंग, बिकॉज इससे क्या होता है कि मुझे पता है कि जब पॉजिटिव कहानियां बाहर जाती है, बिकॉज LGBTQ समुदाय कोई बेचारा समुदाय नहीं है, इसमें नॉर्मल युवा है, ये सारे बिल्कुल नॉर्मल यंग पीपल है, बहुत टैलेंटेड अमेजिंग यंग पीपल, इनकी अपनी कहानियां हैं, इनकी ये कहानी एक और कहानी है। Correct. और अगर इस लेंस से इन कहानी को पेश किया जाए तो क्या ये आइडल, बिकॉज इस कम्युनिटी को सबसे बड़ा लैक है, इस कम्युनिटी के पास रोल मॉडल्स नहीं है, और जब मीडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है रोल मॉडलिंग में, अगर ये कम्युनिटी के रोल मॉडल्स बिल्ड कर सके तो मुझे लगता है दूसरे लोगों को भी इससे पॉजिटिवली समझ आएगा कि कम्युनिटी इज बियॉन्ड देयर ओरिएंटेशन, दे आर जस्ट पीपल विथ ओरिएंटेशन ऑफ देयर चॉइस, या जेंडर आइडेंटिटी जो है उनकी अलग हो सकती है। और मुझे लगता है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल पड़ना नहीं चाहिए, पर फर्क पड़ रहा है। जरूर, हाँ, वो उस नजरिए से देखते होंगे, हम उस नजरिए से नहीं देखते होंगे। तो अब हम इतना बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका जो है हमारा स्कूल कॉलेज है, जो एजुकेशन सिस्टम है, तो उस पर हम आते हैं कि आप स्कूल के साथ काम भी करते हैं, तो वो करिकुलम में एज अ इस करिकुलम में कैसे आए कि बच्चों को या स्कूल को, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ओपन माइंडेड हैं, जो अलाउ करती हैं, लेकिन आप कैसे, बुलिंग भी बहुत होता है स्कूल्स में, और वो बुलिंग लाइफ लॉन्ग एक ट्रॉमा भी क्रिएट करता है, तो उसको आप कैसे, क्या करिकुलम में इंटवाइन करना चाहेंगे इसको? तो मुझे इस पे मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आरवी मित्तल एक 16 साल का लड़का था जिस गुड़गांव में, जो अपने फ्लैट के छत से कूद गया। उसने सुसाइड नोट में ये लिखा कि मम्मी, माई स्कूल किल्ड मी, स्पेशली हायर अथॉरिटीज़। आरवी एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही एनर्जेटिक 16 साल का ब्राइट फ्यूचर का बच्चा था, जिसको अपनी जान इसलिए देनी पड़ी कि उसके साथ, बिकॉज ऑफ हिज जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी, उसके साथ इंटेंस बुलिंग हुआ था। ये सही नहीं है। हर बच्चे को अपना लाइफ जीने का
और स्कूल सिस्टम्स में ग्रो होने का हक है। तो मुझे जहाँ तक ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। जमशेदपुर में एक ट्रांसजेंडर है जो क्लास 6ठी तक पढ़ी है, 6ठी तक पढ़ी है और 6ठी पढ़ने के बाद उनको स्कूल इसलिए छोड़ देना पड़ा क्योंकि जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लगी, जब वो नाखून बड़ा करने लगी या बाल बड़े करने लगी, उसके साथ इतना इंटेंस बुलिंग है और खासकर मेल टीचर्स ने इतना इंटेंस बुलिंग किया कि वो स्कूल नहीं जा पाई। उसकी पढ़ाई अधूरी रहेगी, वो घर से बाहर आ गई और अब वो किन्नर समुदाय के साथ जुड़ के अब वो ट्रेन्स पे मांगती है, सिग्नल पे मांगती है, वो बहुत कुछ बन सकती है। तो कहीं ना कहीं समाज का रोल है इसमें। बिल्कुल समाज का रोल है, ये समाज का रोल है। तो स्कूल सिस्टम्स में मैं वही कह रहा हूँ, स्कूल सिस्टम्स में डिस्क्रिमिनेशन इनहेरेंट है और अगर इसको खत्म करना है, जैसे हम एक बात कर रहे थे, हमने अभी कुछ दिन पहले प्रिंसिपल्स के साथ एक मीट करवाया था जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन की बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन का मतलब एक करिकुलम के दायरे में इसको कैसे देखें। तो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, ये बॉडी अवेयरनेस के बारे में है, युवाओं की एजेंसी के बारे में, उसके बॉडी के बारे में, जेंडर और सेक्सुअलिटी के बारे में है, पेरेंट्स के साथ काम करना है, टीचर्स के साथ काम कर सकते हैं, पॉलिसीज ला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकते हैं। इन सब के दायरे में अगर हम देखें तो हम एक सेफ स्कूल, एक ऐसा सेफ स्पेस होना चाहिए जो कि हर बच्चे के लिए सेफ हो। बिकॉज स्कूल एक ऐसा टाइम है जहाँ बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इमोशनल सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है, ये सिर्फ लोग बहुत गलती करते पेरेंट्स भी, कॉम्प्रिहेंसिव किसी सर्टिफिकेट और डिग्री लेने जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका बच्चा का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो स्कूल टाइम में सबसे ज्यादा होता है और अगर वही टाइम है आपके बच्चे से छीन लिया जाता है बिकॉज ऑफ कि उसकी सेक्सुअलिटी के कारण, देयर इज नथिंग वर्स देन दिस। तो मैं आपको वापस वही बात कर रहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके तहत अगर हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम पेरेंट्स के साथ काम कर सकते हैं, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी पे, टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, पॉलिसीज पे काम करते हैं, जैसे आपने कहा एंटी बुलिंग पॉलिसीज के लाते हैं। तो इस फ्रेमवर्क में स्कूल सिस्टम्स को हम बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए सेफ बना सकते हैं। करिकुलम मेरे हाथ में नहीं है, करिकुलम तो फिर सरकार डिसाइड करेगी। हाँ, बट हम जरूरी ऐसा ला सकते हैं कि रोल मॉडल्स बना सकते हैं और वहाँ मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, जहाँ पर अगर हम ऐसे युवा, ऐसे बच्चे हैं स्कूल्स में जो अपने आप को बाइनरीज में आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी ऐसी कहानियां लेकर आए, LGBTQI रोल मॉडल्स की कहानियां लेकर आए, पॉसिबिलिटीज के बारे में बताए, उनके लिए सेफ स्पेस बनाए स्कूल्स में। तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो उसका एक नजरिया है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन करिकुलम, जिस पे हम काम कर रहे हैं लगातार। जमशेदपुर या झारखंड या इंडिया की भी बात करें तो क्या हम हमने किया है? जहाँ पर हम थे वहाँ से तो बहुत आगे आए हैं। और कितना आगे जाना है? बहुत आगे जाना। जब तक हर व्यक्ति, ये हक आपको देने नहीं है, ये हक आपको किसी से कोई मांग नहीं रहा, ये हक है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि LGBTQ समुदाय को जो हक कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, सरकार का काम है कि यह हक उनको दें। और इस हक में क्या आता है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू मैरिज, राइट टू अडॉप्शन, राइट टू इनहेरिटेंस। ये सारे राइट्स हैं, ये उनके राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान हमें ये राइट्स देता है। तो अब ये राइट्स देने का समय आ गया है। हमारा देश बहुत आगे आया है, बहुत सारा काम हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि काम नहीं हुआ, हमने बहुत सारा काम किया, सरकार ने बहुत सारा काम किया, सरकार की मंशा सही है, इंटेंट बहुत हद तक सही है, बट वो भी इवॉल्व कर रहा है, उनकी भी समझ इवॉल्व कर रही है, बट हमें बहुत आगे तक जाना है। और इसमें सिर्फ अकेले समाज और इसमें सिर्फ सरकार का नहीं, समाज का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं जब समाज की बात करता हूँ तो समाज का जो हर अलग अलग स्टेक होल्डर, जिसमें पेरेंट है, स्कूल है, कॉर्पोरेट्स है, गवर्नमेंट है, पुलिस है, डॉक्टर्स है, मेडिकल फैसिलिटीज, डॉक्टर्स का सेंसिटाइज होना, सिर्फ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का सेंसिटाइज होने से नहीं होगा, डॉक्टर्स का सेंसिटाइज होना, तो ये सब अगर मिले तो मुझे लगता है कि देयर इज अ गुड फ्यूचर। इसके लिए इंटेंट और बहुत सारा मेहनत और बहुत सारा डायलॉग एंड कंसल्टेशन, स्पेशली जो संस्थाएं हमारे जैसी हैं जो LGBTQ समुदाय के साथ काम करती हैं, जब वो पॉलिसीज बनाते हैं तो प्लीज़ आप उनके साथ कंसल्ट जरूर कीजिए, बिकॉज उनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, केस स्टोरीज रहते हैं, बिकॉज वो कम्युनिटी में घुस के काम कर रहे हैं। तो कंसल्टेशन और डायलॉग करना बहुत ज़रूरी है। जी, थैंक यू सौविक सो मच कि इतना एक सेंसिटिव टॉपिक पर हमें इतना आपने कुछ बताया, क्योंकि बहुत लोगों को, मैंने जैसे कहा कि पता ही नहीं है, तो उन पे ब्लेम ही क्या डालें।
तो ये है। और आपने देखा सौविक साहा के साथ LGBTQIA पर इतना सारा डिस्कशन। आशा करती हूँ कि आपको बहुत कुछ पता चला होगा आपके आज के TVC गपशप में। और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, अगर आप स्टिल वो डिनायल मोड में हो इस कम्युनिटी को लेके, तो बस इतना याद रखिएगा कि वो भी आपकी तरह एक इंसान है जिसको भारत में एक संवैधानिक हक प्राप्त है। तो थैंक यू सौविक फॉर बीइंग इन द शो। और आप लोगों को अगर ये एपिसोड पसंद आए और अगर आपको लगे कि कुछ त्रुटियां भी है तो हमें कमेंट में लिख के बताएं, या हमें आप मेल भी कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।